ज़िक्र आज 20 सितंबर 1996 का, जब उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो को पुलिस ने एक मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं आपके साथ उमर याकूब मिन्हास अपने यूट्यूब चैनल माइंड मैटर्स पे। उम्मीद यही कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी अल-जुल्फ़िकार की कि किस तरह उसने पीआईए की एक फ़्लाइट को हाईजैक किया। उसके बाद बहुत से दोस्तों की ये फ़रमाइश आई और रिक्वेस्ट भी आई कि आप मीर मुर्तज़ा भुट्टो की लाइफ़ के ऊपर भी बात करें कि उनकी असैसिनेशन कैसे हुई, क्यों हुई, क्या उसके पीछे मुहर्रिकात थे। अगरचे इस पे बहुत सारे लोग पहले बात कर भी चुके हैं, लेकिन अभी तक ये कह लें कि गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं सकी कि ये कत्ल क्यों हुआ। तो आज इसी पे हम बात करेंगे और इसके लिए हम लिए चलेंगे आपको तारीख के झरोकों में। लिसनर्स, मीर मुर्तज़ा भुट्टो 18 सितंबर 1954 को लाड़काना में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। उसके बाद वो हार्वर्ड चले गए, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूके चले गए और वहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया। जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती फ़ैसले के नतीजे में फांसी लगाई गई तो उस वक्त मुर्तज़ा भुट्टो की उम्र सिर्फ 25 साल थी। वो एक जोशीले नौजवान थे और उनके छोटे भाई शाहनवाज भुट्टो जो उनसे 4 साल छोटे थे, वो भी खासे ही जोशीले और गुस्से के तेज़ नौजवान थे। दोनों भाई अल-जुल्फ़िकार के ऑपरेशंस को मॉनिटर करते थे। जब मुर्तज़ा भुट्टो काबुल में थे तो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक फैमिली की लड़की फ़ौज़िया फ़सीउद्दीन के साथ वहाँ पे शादी की। फ़ौज़िया फ़सीउद्दीन की छोटी बहन रियाना फ़सीउद्दीन के साथ उनके भाई शाहनवाज भुट्टो ने शादी की। इसी शादी से उनकी पहली बेटी फ़ातिमा भुट्टो 1981 में पैदा हुई, लेकिन ये शादी ज़्यादा अरसा चल ना सकी और 1984 में दोनों में तलाक हो गई। इसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो सीरिया चले गए और उन्होंने दमिश्क में अपना क़याम किया। दमिश्क में क़याम के दौरान उनकी मुलाकात एक लबनानी ओरिजिन की डांसर गिनवा भुट्टो से हुई, जिनसे उन्होंने शादी की और ये शादी उनकी वफ़ात तक कायम रही और उनके वफ़ात के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप, जो कि पार्टी बनाई थी मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने, उसको गिनवा भुट्टो ही लीड करती हैं। इसी शादी से उनका बेटा जुल्फ़िकार अली जूनियर पैदा हुआ 1990 में और वो भी अनकरीब सियासत में आने का इरादा रखता है। आज के पॉडकास्ट में जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो फातिमा भुट्टो की किताब से लिया गया है, जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड। ये फातिमा भुट्टो की किताब है जो उनकी सवाना उमरी है और इसमें उन्होंने अपने फैमिली के अंदर जो भी पॉलिटिकल एक चपकलिश थी और उनके बाप का जो कत्ल था उसके बारे में बड़ी तफसील से चीज़ें लिखी हैं। इसके अलावा मज़हर अब्बास ने भी काफ़ी कुछ लिखा है इस मर्डर को लेके और कुछ चीज़ें उनके आर्टिकल्स हैं, कुछ जो हेरल्ड और डॉन में आर्टिकल्स उस ज़माने में 96-97 में छपते रहे, कुछ चीज़ें हमने वहाँ से ली हैं। तो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से हमने कोशिश की है कि चीज़ों को कलेक्ट किया जाए। कुछ BBC के पॉडकास्ट और रिपोर्ट्स भी हमने इसके लिए देखी और कोशिश किया कि कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ आपके सामने रखी जाए। तो जब अभी खुद साख्ता जिला वतनी में ही थे मुर्तज़ा भुट्टो, तो बेनज़ीर भुट्टो 1988 में हुकूमत में आ गई। उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन उनको बेनज़ीर भुट्टो ने मना किया और उनके मना करने के पीछे 2 वजूहात उन्होंने रखी। एक ये कि आपकी जान को यहाँ पे ख़तरा है, अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। दूसरा ये कि अब मैं हुकूमत में आई हूँ और आपका पाकिस्तान आना मेरी हुकूमत के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं लेके आएगा। हम डेमोक्रेटिक तरीके से चेंज लाना चाहते हैं, जबकि आपकी तंजीम कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी मुलविस रही है, जैसे कि अल-जुल्फ़िकार ने जो हाईजैकिंग की थी। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि उस हाईजैकिंग के बाद एक मिलिट्री ट्रायल में मुर्तज़ा भुट्टो को सज़ाए मौत भी सुना दी गई थी। तो ये भी अंदेशा था कि अगर वो पाकिस्तान आए तो उनको गिरफ़्तार करके तो उनके खिलाफ हाईजैकिंग का ट्रायल भी चलाया जा सकता है। तो बहरकैफ़ बेनज़ीर भुट्टो के मना कराने पर मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो है वो मना हो गए और वो पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लेके आए। लेकिन जब 1993 के इंतखाबात होने वाले थे तो मुर्तज़ा भुट्टो ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि अब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। वो अपने केसेस को अदालत में फ़ेस करना चाहते हैं, वो पार्टी को लीड करना चाहते हैं
اور اپنے باپ کی وراثت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ بینظیر اس سے خوش نہ تھی، انہوں نے دوبارہ بھائی کو کافی منع کیا، لیکن مرتضیٰ بھٹو نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے آنے سے پہلے وہ پارلیمنٹ کے ممبر بننا چاہتے تھے تاکہ ان کی گرفتاری کی صورت میں کچھ نہ کچھ تحفظ ان کو حاصل ہو جائے۔ انہوں نے جب الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو محترمہ بینظیر بھٹو لیڈ کر رہی تھی، انہوں نے مرتضیٰ بھٹو کو ٹکٹ دینے سے انکار کیا اور مرتضیٰ بھٹو نے انڈیپینڈنٹلی لاڑکانہ کی جو ان کے والد کی سیٹ تھی جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو الیکشن لڑتے تھے، وہاں سے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اور وہ یہ الیکشن جیت گئے۔ لیکن اس الیکشن کی ساری کمپین ان کی بیوی گنوا بھٹو اور ان کی بیٹی فاطمہ بھٹو نے کی، جو اس وقت خاصی چھوٹی تھی لیکن اپنی ماں کے ساتھ وہ جلسوں میں نظر آتی تھی۔ الیکشن جیتنے کے بعد 3 نومبر 1993 کو مرتضیٰ بھٹو پاکستان آئے۔ ان کی والدہ ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تو سب سے پہلے انہوں نے کراچی کی زمین کو چوما اور اس کے بعد پولیس ان کو گرفتار کر کے لانڈی جیل لے گئی۔ یہاں پہ وہ 8 مہینے جیل میں رہے اور اس کے بعد ان کی بیل ہوئی۔ جب بیل ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پورے ملک میں دوروں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جلسوں کا، جلوسوں کا، ریلیز کا، اور پورے ملک میں انہوں نے ایک عوامی رابطہ مہم شروع کی جس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس کو ایک سرکاری پیپل پارٹی کہا، یہاں تک کئی جلسوں میں انہوں نے اس پارٹی کو بے غیرت پارٹی اور علی بابا 40 چور بھی کہا اور کئی الزامات لگائے۔ ان کی مختلف تقاریر موجود ہیں جو انہوں نے سرجانی ٹاؤن میں کی یا لڑکانہ میں کی یا پشاور میں کی یا لیاری میں کی، تو ان سب تقاریر کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت شدید تنقید کرتے نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بینظیر بھٹو نے کمپرومائز کیا ہے، وہ اپنے باپ کے قاتلوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے وہ پارٹی میں آ گئے، بہت سے ایسے لوگ جو ضیاء کی باقیات ہیں وہ پارٹی میں اس وقت شامل ہیں اور اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسپیشلی جو تنقید تھی ان کی، وہ اس کی جو ڈائریکشن تھی وہ آصف علی زرداری کی طرف تھی۔ وہ اسی کو علی بابا یا آصف بابا 40 چور بھی کہا کرتے تھے اور وہ اپنے جلسوں میں ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ سرمایہ دار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مزدور ہمارے ساتھ ہیں، وڈیرے وہاں بیٹھے ہیں، ہاری ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کی تقریریں، جو شیلی تقریریں ان کی ملتی اور بڑے بڑے کراؤڈز ان کو ریسیو کر رہے تھے اور عوام میں ان کو بڑی پذیرائی ملی کیونکہ ان کا جو تقریر کرنے کا سٹائل تھا وہ بھی بڑا جوشیلا اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا تھا، تو وہ لوگ ان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی جھلک دیکھتے تھے اور ہر جگہ انہیں پذیرائی ملی۔ انہیں پنجاب کا دورہ کیا، کے پی کا دورہ کیا، سندھ کا دورہ کیا اور سندھ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات میں جا کے لوگوں سے بات کی اور آنے والے الیکشنز کی تیاری کی۔ لیکن وقت کے ساتھ دونوں بہن بھائیوں میں جو خلیش تھی، جو خلا تھا، وہ بڑھتا چلا گیا اور مرتضیٰ بھٹو یہ چاہتے تھے کہ پارٹی کو اکٹھا کیا جائے اور اکٹھے اگلے الیکشن میں جایا جائے۔ بینظیر نہیں چاہتی تھی کہ مرتضیٰ بھٹو پارٹی میں آئے۔ شاید بینظیر بھٹو پہ آصف علی زرداری کی طرف سے بھی پریشر تھا اور بینظیر بھٹو کو شاید یہ بھی فیل ہوتا تھا کہ اگر مرتضیٰ بھٹو پارٹی کو لیڈ کریں گے تو بینظیر بھٹو کی جو ایک اسٹیچر بنا ہے ایز اے لیڈر وہ ختم ہو جائے گا اور لوگ مرتضیٰ بھٹو کو ہی اپنا حقیقی لیڈر اور پارٹی کا وارث سمجھیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس چیز سے انکار کیا اور اسی چیز کے پیش نظر پھر 1995 کے آخری دنوں میں مرتضیٰ بھٹو نے اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ بنا لیا تاکہ وہ آنے والے الیکشنز میں اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ سکے۔ 1996 آتے آتے حالات مزید خراب سے خراب ہوتے گئے اور مرتضیٰ بھٹو کے قریبی ساتھیوں کو اٹھانے کا سلسلہ حکومت کی طرف سے جاری رہا۔ ان کے کئی ورکرز کو اٹھا لیا گیا، کئی کو غائب کر دیا گیا، کئی کے اوپر جھوٹے کیسز بنا دیے گئے، تو جس کی وجہ سے مرتضیٰ بھٹو کا سے خائف رہنے لگے اور وہ کئی جلسوں کے اندر بی بی پہ بھی تنقید کرتے نظر آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ محترمہ جو تسبیح پکڑتی ہیں اور یہ جو پڑھتی ہیں تو یہ اس پہ آیت الکرسی نہیں پڑھتی بلکہ کرسی پڑھتی ہیں۔ تو اس قدر تنقید شدید ہو چکی تھی اور باقاعدہ وہ جلسوں میں محترمہ کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور اس وقت کے جو فوجی پولیس کے افسران تھے، خاص طور پہ ڈی آئی جی شعیب سڈل اور ایس ایس پی واجد دورانی، ان کے نام لے کے کہتے تھے کہ ان کو زرداری جو ہے میرے لوگوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور یہ پولیس
गर्दी जो है वो मेरे लोगों के ख़िलाफ़ हो रही है। तो इनको वो खुल्लम खुला अपने जलसों में धमकियाँ देते भी नज़र आते हैं, और इनकी बहुत ही एक फ़ेमस तकरीर है अप्रैल 1996 की, जिसमें वो खुल्लम खुला ये कह रहे हैं कि तुम मुझे जेल से क्या डराते हो, मैं तो मौत से भी नहीं डरता। तो कहीं न कहीं उनके ज़हन में ये भी चीज़ थी कि उनको कत्ल भी किया जा सकता है, लेकिन वो निडर थे और पब्लिक जलसों में बड़े खुल्लम खुला जाते थे। कई दफ़ा उनको ये वार्निंग्स भी दी गई, कई दफ़ा उनको ये इंस्ट्रक्शंस भी दी गई कि आप ना जाएँ, फ़लाँ इलाके में ना जाएँ, आम लोगों से खिताब ना करें, लेकिन वो अपने वर्कर्स में ही रहते थे और उनसे जहाँ पे भी वो उनको बुलाते थे, वहाँ पे पहुँचते थे। एक और जो बहुत ही ख़ास चीज़ नज़र आती है जब मुर्तज़ा भुट्टो वापस आए, कि उनका जो लहज़ा था वो पीपल्स पार्टी को लेके बहुत सख्त था, बेनज़ीर भुट्टो को लेके, आसिफ़ अली ज़रदारी को लेके वो बहुत शदीद तनकीद करते थे, जबकि एस्टेब्लिशमेंट को लेके वो ख़ासी दिफ़ाई पोज़ीशन पे चले गए थे। वो मार्शल लॉ हुकूमत और जहाँ को तो तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं करते थे। तो इससे कई लोगों ने ये भी थ्योरी निकाली कि शायद कहीं न कहीं उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, और शायद एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि पीपल्स पार्टी के अंदर ये जो रिफ्ट है ये मज़ीद बढ़े और ये पार्टी इकट्ठी ना हो सके। जो वाक़या बहुत ही करीब दिनों में जाके हुआ, और जो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो वाक़ई मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का बाइस बना, वो अली सुनारा उनके एक वर्कर थे, बहुत करीबी साथी थे, राइट हैंड थे, पीपल्स पार्टी के जाले थे, उनकी गिरफ़्तारी थी। उनको 17 सितंबर 1996 को उठा लिया गया। मुर्तज़ा भुट्टो को जब पता चला, वो रात 1 बजे ही अपने साथियों को लेके निकले, मुख्तलिफ़ थानों में पहुँचे, उनको ढूँढते रहे, कई जगह पे उनके साथ पुलिस की चपकलिश भी हुई, तलकलामी भी हुई, और उससे अगले दिन ही कराची के 2-3 इलाकों में क्रैकर हमले भी हुए, जो नामालूम अफ़राद ने किए, और अखबारों ने ये स्टोरी लगाई कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो हैं थानों में तोड़-फोड़ करते हैं हुए पाए गए, और उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया है, और जो शहर के अंदर क्रैकर हमले हो रहे हैं या ये जो दस्ती बमों के हमले हुए हैं, इसमें शहीद भुट्टो ग्रुप के लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसको नेगेट करने के लिए मुर्तज़ा भुट्टो ने 20 सितंबर 1996 को अपनी सालगिरह के ठीक 2 दिन बाद अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उसमें उन्होंने अली सुनारा की तस्वीरें दिखाई कि वो किस तरह बेनज़ीर के साथ उनके जलसों में शामिल है, और वो एक वर्कर है, वो दहशतगर्द नहीं था, और पार्टी का पुराना वर्कर है जो पार्टी से नाराज़ है, और उन्होंने इस चीज़ को मुकम्मल डिनाई किया कि किसी किस्म के भी दहशतगर्दाना इक़दाम में उनकी पार्टी का कोई रोल है। उसी दिन सुरजानी टाउन में एक जलसे से उन्होंने खिताब करना था। फ़ातिमा भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं कि मैंने अपने पापा को रोका जाने से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब वादा कर चुका हूँ तो मैं जाऊँगा। सुरजानी टाउन को दोस्तों इतना सेफ इलाका नहीं समझा जाता था, कराची के बाहर का ये इलाका था, कच्ची आबादियों पे मुश्तमिल, और वहाँ पर एक अक़लियती पार्टी दफ्तर का क़याम किया जा रहा था अक़लियतों के लिए, तो वो उसका इफ्तिताह करने के लिए जाना चाहते थे, और वो अपने दोस्तों के हमरा सुरजानी टाउन पहुँचे। उनके साथ उनके अलावा 7 मज़ीद उनके साथी भी थे, और ये 8 लोगों का काफ़िला कोई 3 बजे के करीब 70 क्लिफ्टन उनके घर से निकला और सुरजानी टाउन जलसागाह में पहुंचा, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उन्होंने उस कच्ची बस्ती में अपने सियासी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया, और वहाँ पे एक भरपूर तकरीर की, जहाँ पे एक दफ़ा फिर उन्होंने DIG शुएब सडल और SSP वाजिद दुरानी का नाम लेके उनको धमकाया कि अगर तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो करो, मैं ना जेल से डरता हूँ ना मौत से डरता हूँ। जब जलसागाह से ये काफ़िला वापस घर के लिए रवाना हुआ, और 70 क्लिफ्टन अपने घर के करीब जब मुर्तज़ा भुट्टो पहुँचे तो शाम के तकरीबन 8 बजने वाले थे। फ़ातिमा भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं कि मैं अपने छोटे भाई के साथ टीवी देख रही थी कि फायरिंग की आवाज़ आई। ये उन दिनों मामूल था कि कराची में रोज़ ही कोई ऐसा वाक़या होता रहता था, तो भाई काफ़ी डर गया। मैंने उसको गोद में ले लिया, लेकिन फायरिंग थी कि थमने का नाम ना लेती थी, और ये फायरिंग तकरीबन 5 से 10 मिनट तक जारी रही। उसके बाद पूरे इलाके की लाइट बंद हो गई। मैंने अपने चौकीदार को कहा कि बाहर जाके चेक करे कि क्या हो रहा है। जब वो बाहर गया तो उसने कहा बाहर पुलिस है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कोई डकैती हुई है और आप सब लोग अंदर चले जाएं। लेकिन फ़ातिमा भुट्टो कहती हैं मुझे पूरा यकीन था कि ये कुछ गड़बड़ है। उस वक्त मेरे वालिद के पास सेल फ़ोन नहीं था कि मैं उनसे रब्ता करती, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी फुप्पो, जिनको मैं वादी कहती थी, उनको कॉल करूँ और उनसे पूछूं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो मैंने PM ऑफ़िस में कॉल लगाई, उनके ADC से मेरी बात हुई। मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे वादी से बात करनी है, लेकिन वो भी बात नहीं करा रहे थे। जब मैंने बहुत ज़िद की तो उन्होंने मेरी कॉल ट्रांसफ़र की, और कॉल के दूसरी तरफ कॉल आसिफ़ अली ज़रदारी ने उठाई, जिनको हमारी फ़ैमिली में कोई पसंद नहीं करता था और कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था। लेकिन उस दिन मजबूरन मुझे उनसे बात करना पड़ी। जब मैंने उनसे
वादी के बारे में पूछा कि मेरी उनसे बात करवाएँ, तो उन्होंने कहा वो बात नहीं कर सकती। इसी अथना में मुझे उनके पीछे से ज़ोर-ज़ोर से रोने और चीखने की आवाज़ आई और आसिफ अली ज़रदारी ने मुझे कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे बाप को गोली लगी है? और इसके साथ ही फ़ोन कट गया। इस पुलिस मुकाबले के शुरू होते ही इसके बारे में पुलिस ने ये वर्जन दिया कि हमने जब मुर्ज़ा भुट्टो को रोका, हमने उनकी गाड़ी के और असले के कागज़ चेक करने थे, उनके साथियों ने हम पे हमला किया, हमने जो अभी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। फायरिंग के दौरान इलाके की लाइट बंद हो गई और पुलिस मुकाबला जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद मंज़र ही कुछ और था। आसिफ मुर्ज़ा भुट्टो को 4 गोलियाँ लगी, लेकिन वो ज़िंदा थे। उनको करीबी हॉस्पिटल में पहुँचाया गया, लेकिन वहाँ पे सहूलियात प्रॉपर मैसर ना होने की वजह से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सका। जब उनको दूसरे हॉस्पिटल पहुँचाया गया तो तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इसके अलावा मुर्ज़ा भुट्टो के 7 साथी भी इस पुलिस मुकाबले में मारे गए, जबकि दूसरी जानिब पुलिस के सिर्फ 2 लोग मामूली ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक एसएचओ हक नवाज़ सियाल थे। और हक नवाज़ सियाल ने दोस्तों मिस्टीरियसली कुछ दिनों बाद ही जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सुसाइड कर ली। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हक नवाज़ सियाल ने सुसाइड क्यों की, और जब ये फायरिंग शुरू हुई तो उस इलाके की लाइट किसने बंद की, और जैसे ही ये वाक़या हुआ तो फ़ौरन ही उस जगह को क्यों धो दिया गया, जिस तरह के बेनज़ीर के केस में हुआ, सारे शवाहिद क्यों मिटा दिए गए। उस इलाके के बिल्कुल करीब ही डीआईजी शुएब सडल का घर था, वो वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे, उन्होंने पुलिस को रुकने का अहकामात क्यों जारी नहीं किए, जबकि उन्होंने बाद में साफ़ियों को बताया कि उन्होंने अपने घर पे भी फायरिंग की आवाज़ सुनी है। इसके अलावा एसएसपी वाजिद दुरानी वायरलेस पे पुलिस के साथ कांटेक्ट में थे, उन्होंने इस ऑपरेशन को रोकने का हुक्म क्यों नहीं दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक नहीं मिले। बाद में इनमें से अक्सर जो ऑफिसर्स थे जो इस पुलिस मुकाबले में शामिल थे, उनको तरक्कियाँ दी गई, आला ओहदे दिए गए। तो आया उनको क्यों तरक्की दी गई, आला ओहदे क्यों दिए गए। बाद में इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई और जब ये केस अदालत में चला और कई साल चलता रहा तो तमाम अदालतों से ये सारे लोग अदम दस्तयाबी सबूत की बिना पर बरी कर दिए गए। तो इस कत्ल को लेकर भी बहुत सारे सवालात हैं। ये भी एक अंधा सियासी कत्ल है पाकिस्तान की तारीख का, और कुछ लोगों का ये कहना है कि इस कत्ल में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था, बल्कि बराह रास्त इसमें ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी की ईमा पे ये सिंध की पुलिस ने ये सारी कार्रवाई की। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद आसिफ अली ज़रदारी और मुर्तज़ा भुट्टो की दुश्मनी को मद्देनज़र रखते हुए एक तरफ शायद एस्टेब्लिशमेंट मुर्तज़ा भुट्टो को सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई करवाई गई कि मुर्तज़ा भुट्टो को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उनको मैनेज करना मुश्किल था। वो जो शीले थे वो असल वारिस थे पार्टी के, और बेनज़ीर भुट्टो क्योंकि एक औरत थी, रिलेटिवली कमज़ोर थी और उनके ऊपर उनके जो शोहर था उसका भी एक इन्फ्लुएंस था, तो उसके ज़रिए भी उनको मैनेज किया जा सकता था। तो इस वजह से मुर्तज़ा भुट्टो को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। तो इस कत्ल को लेके जितनी भी मालूमात अब तक दस्तयाब हैं, और स्पेशली जो फ़ातिमा भुट्टो ने अपनी किताब में चीज़ें लिखी हैं, वो हमने आपके सामने रखी हैं, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ नई चीज़ इसमें आपको समझने को मिलेगी और इस गुत्थी को सुलझाने में आपको मदद मिलेगी। ये एक अंधा कत्ल है और इस कत्ल की भी तफसीलात जो हैं वो मुबहम हैं, इसलिए किसी एक की तरफ उंगली उठाना या किसी एक पे इल्ज़ाम लगाना हमारे लिए मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और पॉडकास्ट में किसी नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी मोहब्बत इसी तरह इस चैनल के साथ बना के रखिए। Until next time, Allah Hafiz.